विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे थे और इसमें पिछले व्याख्यान में हमने सामाजीकरण की चर्चा की थी। सामाजीकरण क्या होता है, उसकी अर्थ परिभाषा हमने देखा था और उसके बाद हमने सामाजीकरण की विशेषताएं देखी थी कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और उसके साथ ही हमने उसकी एजेंसीज़ या संस्थाएं देखी थी कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सामाजीकरण करती हैं हमारी। तो सामाजीकरण की संस्थाएं हमने दो तरह की देखी थी, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। इन सब की हमने चर्चा की थी और एक बार फिर से हम लोग शुरू करके कि सामाजीकरण होता क्या है, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे सामाजीकरण के सोपान की, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन की, और सामाजीकरण के उद्देश्य देखेंगे, एम्स क्या हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम सामाजीकरण कर रहे हैं। तो सामाजीकरण की एक बार फिर से हम उसका अर्थ देखते हैं। तो सामाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करने के योग्य बनाता है। या हम कह सकते हैं कि सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं और उसके व्यक्तित्व का विकास प्राप्त करता है, सांस्कृतिक विशेषताएं प्राप्त करता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है सामाजीकरण द्वारा। तो ये सारी चर्चा हमने पूर्व में की थी और आज हम बात करेंगे सामाजीकरण के सोपान या स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी किन सोपानों से होकर के हम गुजर रहे हैं सामाजीकरण करने के लिए, या किन चरणों से होकर के सामाजीकरण एक मनुष्य का होता है या एक शिशु का होता है या एक व्यक्ति का होता है। तो व्यक्ति का सामाजीकरण किन किन सोपानों से होकर गुजरता है, इसका सही चित्रण करना कठिन है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता होती है और सीखने की शक्ति भी अलग अलग होती है। फिर भी जिन सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों से व्यक्ति गुजरता है उनको एक सामान्य सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। तो सामाजीकरण के मुख्य रूप से 4 सोपान बताए गए हैं और पहला है मौखिक अवस्था या ओरल स्टेज, दूसरा है शौच अवस्था या एनल स्टेज, और तीसरा है ऑडिपल स्टेज या ऑडिपल सोपान या ऑडिपल स्टेज, एंड फोर्थ इज किशोरावस्था या एडोलेसेंट स्टेज। तो इन चारों से किस तरह से, इन चारों स्टेजेस से या इन चारों सोपानों से किस तरह से एक शिशु सीखता है या किस तरह से एक व्यक्ति सीखता है, वो उसकी हम चर्चा करेंगे। पहली जो स्टेज या पहला जो सोपान हमने बताया वो है मौखिक अवस्था यानी ओरल स्टेज। और ओरल स्टेज हम किसको कहते हैं? जन्म के समय बालक शिशु को कुछ भी नहीं आता है, वो कुछ भी नहीं सीख पाता है। जन्म के समय वो एक तनाव महसूस करता है और इस अवस्था में बालक का मुंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका जो मुख है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस स्थिति में वह मौलिक निर्भरता स्थापित करता है, यानी ओरल डिपेंडेंसी होती है उसकी, और यही सामाजीकरण का प्रथम सोपान होता है। यानी जन्म के समय 0 से लेके 18 मंथ्स तक करीब करीब इस तरह का ये स्टेज चलती है उसकी। और इस अवस्था में शिशु अपने भोजन के समय के बारे में संकेत देना शुरू करता है, मुख से सारे संकेत दे रहा है। मौखिक अवस्था में शिशु कुछ आंतरिकृत करने की स्थिति में नहीं होता, वह अपने और माता के बीच में अंतर नहीं कर पाता, बल्कि वे दोनों एक ही होते हैं। और सारी जितनी भी स्थिति है या सारी जो निर्भरता है वो उसके मुख पर होती है, उसी से वो भाव व्यक्त करता है और उसी से उसको अगर भूख लगती है या खुशी होती है, सारे भाव मुख से प्रदर्शित करता है। इसके बाद की जो अवस्था होती है वो होती है शौच अवस्था या एनल स्टेज। और शौच सोपान की अवधि विभिन्न समाजों में अलग अलग होती है। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शौच अवस्था 3 वर्ष तक मानी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे हम 5 वर्ष तक भी मान के चलते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में आयु की दृष्टि से भिन्नता होती है और शौच संबंधी प्रशिक्षण माताएं अपने सांस्कृतिक परिवेश में प्रदान करती हैं। भारत में ग्रामीण और शहरी समाजों में तथा वर्ग और परिस्थिति के आधार पर भी बालकों की शौच संबंधी आदतों में भिन्नता दिखाई देती है। तो शहरी पर्यावरण में शौच संबंधी प्रशिक्षण के अंतर्गत बालक 3 वर्ष की उम्र तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है, यानी हम उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, उसको अनुशासन सिखाया जा रहा है। तो इस अवस्था में उसको अनुशासन सिखाया जा रहा है बालक को, यानी शौच अवस्था है ये। इसके बाद की जो अवस्था है वो ऑडिपल स्टेज है या ऑडिपल सोपान है। ऑडिपल सोपान की अवधि सामान्यतः 4थे वर्ष से प्रारंभ होकर 12 से 13 वर्ष की आयु तक होती है।
जब बालक 12 से 13 वर्ष की आयु तक होता है तब तक वो ऑडिपल स्टेज में रहता है, या इसे हम ऑडिपल सोपान भी कहते हैं। ऑडिपल संकट, ऑडिपल क्राइसिस प्राय 4 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है और 5 वर्ष या अधिक से अधिक 6 वर्ष तक रहता है। इसके बाद गुप्तावस्था काल या लेटेंसी पीरियड प्रारंभ होता है और इस काल में बालक यौन भेद की ओर सहज आकर्षण अनुभव करता है। यही वह काल है जिसमें ऑडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जन्म लेते हैं। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स लड़के की उस भावना को कहते हैं जिसके अनुसार वह अपनी माँ को प्यार करने लगता है और वह चाहता है कि उसका पिता उसकी माँ की और माँ से बात न करे। वह माँ पर अपने प्यार का एकाधिकार देखना चाहता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स 4 से 12 वर्ष की लड़कियों में होता है, जो ये चाहती हैं कि उनके पिता उनको प्यार करें या वे अपने पिता की ओर आकृष्ट होती हैं। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा कि बच्चों में यौन भावना जागृत हो जाती है जिससे लड़के अपनी माँ से और लड़कियाँ अपने पिता की ओर आकर्षित होते हैं या उनसे प्यार करने लगते हैं। यौन की कल्पना उसे एक और अधिक स्पष्ट करवाने के लिए कुछ सांस्कृतिक तत्व काम करते हैं। उसको और अधिक स्पष्ट करवाने के लिए कुछ सांस्कृतिक तत्व भी काम करते हैं, जैसे लड़के और लड़की को अलग अलग वस्त्र पहनाना, अलग अलग प्रकार के खिलौने देना, विशेष प्रकार से पारिवारिक काम करने की शिक्षा देना। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो ऑडिपल स्टेज है ये 2 में डिवाइड हुई, ऑडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर। लड़कों के अंदर ऑडिपल कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अब इस अवस्था के बाद में अगली जो अवस्था है वो है किशोरावस्था या एडोलेसेंट स्टेज। और किशोरावस्था मनुष्य के जीवन में संक्रांति के रूप में उपस्थित होती है। इस उम्र में बालक अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिकाधिक मुक्त होना चाहते हैं और इसी काल में एक किशोरावस्था का संकट उपस्थित होता है। किशोरावस्था के साथ बालक के शरीर में कुछ स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं। वह अभी सीमांत संस्कृति मार्जिनल कल्चर पर होता है तथा बड़े व छोटे दोनों के अंतर्गत उसको खुले मन से स्वीकार नहीं किया जाता। यह स्थिति उसके जीवन में सब्लिमेशन के रूप में अभिव्यक्त होती है, यानी उदात्तीकरण के रूप में अभिव्यक्त होती है। और उदात्तीकरण के अनुसार वह छोटों का साथ छोड़ने और बड़ों के साथ न मिल पाने के कारण मानसिक तनाव में की स्थिति में रहता है और इस मानसिक तनाव की स्थिति का हल अन्य कार्यों में देखता है। अतः वह या तो अच्छा विद्यार्थी बन जाता है अथवा गलत परिस्थितियों में आकर के बीड़ी सिगरेट पीने, सिनेमा देखने आदि की प्रवृत्ति में पड़ जाता है। उसकी उन्नति और अवनति इस काल में उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार पर निर्भर करती है। ये 4 सामाजिकरण के मुख्य सोपान हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन 4 सोपानों के पूरा हो जाने के पश्चात सामाजिकरण होता ही नहीं है। जैसा कि इस मनुष्य का सामाजिकरण आजन्म होता रहता है, असल में इन 4 सोपानों से व्यक्तित्व की रचना होती है, क्योंकि हमारा मूलभूत व्यक्तित्व इस काल में बन चुका होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ सोपान होते हैं, जैसे युवावस्था, द यूथ स्टेज। इस अवस्था में व्यक्ति वह किसी कार्यालय या कर्मचारी या व्यापार अथवा किसी अन्य व्यावसायिक समूह का सदस्य बन जाता है और उसे अब एक नई सामाजिक व्यवस्था की सदस्यता मिलने के साथ साथ उसे अपने व्यवहार, किस तरह का व्यवहार करना है साथियों के साथ या किस तरह की उसकी भूमिका होगी, वो सब उसे सीखना होता है। युवा होने के कारण एक व्यक्ति को जितनी भी नई परिस्थितियाँ मिलती हैं, जितने भी नए स्टेटस मिलते हैं, उन सब की भूमिका, अपेक्षाएं, रोल, एक्सपेक्टेशंस का निर्वाह उसको करना पड़ता है। इसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, मैच्योर स्टेज, और इस अवस्था में व्यक्ति और अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। वयस्कों को सामाजिकरण में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, वे नई स्थिति से समायोजन करते हैं और वयस्कों का सामाजिकरण 3 कारण से सरल होता है। वयस्क साधारणतया उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्य करने को प्रेरित होते हैं और जिस नई परिस्थिति को वह आंतरिकृत करने का प्रयास करता है उसमें और पुरानी स्थिति में काफ़ी सामंजस्य होता है और सामाजिकरण करने वाला भाषा के माध्यम से सिखाने की सामग्री को आसानी से समझ सकता है।
इसके बाद जो अगली स्टेज है या लास्ट जो अवस्था हम कह रहे हैं वो है वृद्धावस्था या ओल्ड स्टेज। और इस आयु में भी सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य में शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं, उसकी नई परिस्थिति बनती है तथा उसी के अनुकूल उसे कार्य करना पड़ता है। आधुनिक युग में वैचारिक स्तर पर पीढ़ियों का संघर्ष देखा जाता है। यह परिवार में वृद्धि, व्यक्तियों के अन्य युवा लोगों से विचार न मिल पाने के कारण होता है। यहाँ भी वृद्ध व्यक्ति को सामाजिकरण की आवश्यकता होती है और वृद्ध व्यक्तियों को अकेलेपन के संकट से का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी अस्वस्थता और वैचारिक मतभेद के कारण उनसे युवा लोग एक डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया किसी उम्र विशेष तक सीमित न रहकर जीवन भर चलती है। नई नई परिस्थितियाँ नए प्रकार के सामाजिकरण के लिए करवाती हैं और विशेष प्रकार का व्यवहार एक खास उम्र में सीखा जाता है। यदि उस निश्चित उम्र में वह व्यवहार न सीखा गया तो व्यक्तित्व विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगले व्याख्यान में हम सामाजिकरण के उद्देश्य और सामाजिकरण के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।